क्यों मेरे से बोला था ना मुझे कौन सा वर्ड बोलना है? पोलैरिटी। नहीं वो नहीं ना गई। हाँ पोलैरिटी की मतलब हाँ मिंट वर्ड मेरे से नहीं बोलना होना तो हो जाता है कभी-कभी टंग स्लिप हो जाता है। ठीक है ये सुनो तो आपके चार वोलेबिलिटी प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहली कौन से पहले पढ़ ली थी? लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी हमने पढ़ी थी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी थी आपकी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर चालू कर रहे हैं और ये आपके पास्ट ईयर के हैंडआउट्स बन गए चैप्टर सॉल्यूशन के। ठीक है पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2013 टू 2022 तक तो आप लोग जेरोक्स करके अपने पास रख रहे हैं। किसके पास जॉब दे रही थी? पीयूष पैसे ले लेना पहले पैसे कितने पेजेस है इसमें? 7 पेजेस है। इधर देखना मत हाँ 10 रुपए लेना क्योंकि आने वाले खर्चा होते हैं। ठीक है तो हेडिंग डालो ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हेडिंग डालो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी वोलेबिलिटी कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है। ठीक है फिर हमको ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला डेरिवेशन पढ़ना है। ठीक है आज का टॉपिक हमको पता है क्या क्या पढ़ना है। ठीक है तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस पढ़ोगे डिफ्यूजन पढ़ो। डिफ्यूजन आपने क्लास 9 में पढ़ा है तो डिफ्यूजन से चालू करो। ठीक है देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सिर्फ एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन। अब देखो ऑस्मोसिस। ठीक है ऑस्मोसिस क्या होता है? सेम वही है बस दो चीजें माइनर डिफरेंस है। अब हमने पढ़ा है हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे दो चीजें हैं एक सॉल्वेंट का दूसरा क्या है? सॉलिड। और सॉल्वेंट मैक्सिमम कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड में। सॉलिड किस में होता है? सॉलिड मान के चलते हैं नॉर्मली। तो इसमें देखो क्या होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट किसकी बात कर रहे हो? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन वाया या बाय बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दो चीजें डिफरेंसेस था। पहला क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है अब देखो इसका मतलब क्या होता है? तो सॉल्वेंट तो आपको सबको पता है सॉल्वेंट क्या होता है? जो भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम क्वांटिटी में वो क्या है आपका? सॉल्वेंट है। अब है बात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। ठीक है समझते हैं तो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज गर्मी का मौसम है चलो अभी बारिश हो रही है तो बात ही अलग है। सपोज मान के चलो कि धूप है आपके घर के सामने कोई प्लांट है आपकी मम्मी ने बोला कि उस पे पानी डाल के आओ। आपकी मम्मी ने क्या बोला? उस पे पानी डाल के आओ। आप गए पूजा किए आपने लोटे से जल चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद एक डॉगी आया और डॉगी ने उस पे यूरिन कर दिया उसी प्लांट के रूट्स पे। ठीक है यूरिन कर दिया फिर उसी को देखते थे छोटा बच्चा आया कॉलोनी का उसने भी यूरिन कर दिया। ठीक है अब वो गंदी वाला स्पॉट हो गया। एक व्यक्ति आया उसने आधे से गुटखा थूक दिया वहां पे। एक्चुअली प्लांट पे जाना क्या था? वाटर। पर अब उसमें यूरिन चला गया डॉग का एक छोटे बेबी का भी यूरिन चला गया और किसी ने उस पे गुटखा भी थूक दिया। ठीक है अब रूट्स को क्या चाहिए? वाटर। रूट्स को क्या चाहिए? वाटर। तो वो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को पहचानता है। ठीक है तो ये जो रूट्स है अब है तो सभी लिक्विड में है तो सभी
लिक्विड में तो जो रूट्स हेयर है वो क्या करेगा, लिक्विड को ऊपर सक करेगा, लिक्विड को ऊपर क्या करेगा, सक। पर उसको पता है कि यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिया, NH2CO NH2, और वाटर क्या होता है सिंपल आपका H2O। तो वो किस मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, H2O को पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे को तो सिर्फ यही मॉलिक्यूल चाहिए, ये वाला मॉलिक्यूल तो मेरे डिक्शनरी में नहीं है, तो वो इसका अलाउ करेगा। फिर इधर गुटका भी है, वो भी अलाउ करेगा क्या, नहीं। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे उसने सिलेक्शन कर लिया कि मेरे काम की चीजें कौन सी है और काम की चीजें कौन सी नहीं है। तो काम की चीजें कौन सी है यहाँ पे आपके पास, वाटर है, और बिना काम की चीज कौन सी है आपकी, यूरिन मतलब यूरिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपका यूरिया का, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जो काम की चीज है आपकी, जो आपके काम की चीज है उसको पास करेगा, बाकी चीजों को पास नहीं करेगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन समझ आया, मतलब कि जो क्वांटिटी आपकी इंपॉर्टेंट है फॉर द सॉल्यूशन उसको वो पास करेगा, अदरवाइज बाकी चीजों को पास नहीं करेगा। सपोज मैं आपका एग्जांपल लेता हूं आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी में अभी समर टाइम पे क्या आता है, स्वेट, क्या आता है, स्वेट। तो स्वेट में निकलता क्या है, सॉल्ट, निकलता क्या है, सॉल्ट। कभी आपने देखा दौड़ दौड़ पसीना आ रहा ब्लड निकल रहा है, नहीं ऐसा किसी को हुआ तो बताओ, दौड़ रहे हो पसीना क्या निकल रहा है आपका, ब्लड, ऐसा ऐसा करके बिल्कुल आप तो मतलब खून दे दिया मैंने पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते दौड़ते दौड़ते, तो निकलता क्या ऐसे, सॉल्ट। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में अनवांटेड प्रोडक्ट कौन सा है, सॉल्ट प्लस यूरिन। अनवांटेड प्रोडक्ट कौन सा है, सॉल्ट प्लस यूरिन। तो सॉल्ट आपको किससे निकल जाता है, बाय स्वेट, और यूरिन किससे निकल जाता है, बाय यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट से निकल जाता है। और इंपॉर्टेंट क्या है आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड। तो ब्लड निकल रहा है क्या, नहीं। तो आपकी स्किन जो है वो क्या है, एक मेम्ब्रेन है। आपकी स्किन क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो किसी चीज को रोक रही है, किसी चीज को क्या कर रही है, पास। उसको पता है कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड, तो उसको रोक के रखती है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या करती, बाहर करती। और अगर सपोज इसका अपोजिट हो जाए, सपोज यूरिन करते करते आपका ब्लड साथ में आ जाए, तो समझ जाओ कि आपको कोई ना कोई इंफेक्शन हुआ है, कोई ना कोई मेडिसिन बीमारी हो गई। आया सर में, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपने कैपिलरी रिएक्शन पढ़ा क्लास, छोटे क्लास में, कि एक बकेट रहता है, बकेट में अगर सपोज अपन ने कोई टॉवल डाल दिया, यहाँ से पानी है, तो कुछ टाइम बाद पूरा टॉवल क्या हो जाएगा आपका, गीला हो जाएगा, बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरी, बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरी। चलो ठीक, सपोज आपके पास एक फ्लावर पॉट है, आपके पास क्या है, फ्लावर पॉट है, इसमें आप क्या है आपका वाटर, इसमें क्या है वाटर, और यहाँ पर आपने क्या रख दिया, कुछ प्लांट्स डाल दिए, फ्लावर डाल दिए, बुके टाइप के आपने डाल दिए। अब देखो इसमें क्या होगा, अभी जो फ्लावर है जो ऐसे तोड़ के लेके आए तो मुरझा गया होगा, पर अगर आपने पानी में डाल दिए तो क्या होगा, ये 1-2 दिन तक क्या रखेंगे, फ्रेश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब वाटर कंटेंट क्या है, कम है, वाटर कंटेंट क्या है इसमें, कम है, पर नीचे वाटर क्या है, मैक्सिमम है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कहां से होगा, मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता, कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, बराबर उसमें पानी डालते हैं, क्या डाल देते हैं, डाल देते हैं स्टेम के साथ, तो क्या करता है स्टेम, क्या करता है पानी को एब्जॉर्ब करना चालू करता है, और कैसे दिखता है, फ्रेश, कैसे दिखता है, फ्रेश। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जा रहा है, कब तक, सपोज आपके पास कोई कंटेनर है, बीच में आपने क्या कर दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दी, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो ये सॉल्वेंट कब तक यहाँ पे मूव करेगा, जब तक दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होता, ठीक है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस समझ आ गया। डिफ्यूजन क्या होता है आपका, सिर्फ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें किसी भी कोई सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा, ना ही सॉलिड की बात कर रहा, ना ही कोई मेम्ब्रेन है, ना ही कोई मेम्ब्रेन है। सपोज ये वाला एग्जांपल भी लेता हूं, आपने क्लास 10th में ये भी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, अगर ये पानी पे मैंने ब्लू कलर की इंक डाल दी, कौन से कलर की इंक डाल दी, ब्लू कलर की, पानी में मिक्स हो गया ब्लू कलर। अब ये जब सक करेगा तो पत्तियों में देखना, अगर आपको ब्लू कलर का कुछ ना कुछ दिखना, सिम्टम दिखना चालू हो जाएगा, पत्ते में कुछ ना कुछ कलर आपको दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी का कलर कैसा था, ब्लू। तो उसको सिर्फ ये पता है कि मेरे को हाई कंसंट्रेशन से कहां लेके आना है, लो कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन से कहां लेके आना है, लो कंसंट्रेशन में। तो ब्लू कलर जो है पानी का वो भी इसमें पत्तियों में दिखेगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर ब्लू कलर इस सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो रोक देगा। अब इसका यूज कहां करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कहां करते हैं, तो आपने क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन। सेम ये हम करते हैं किसमें, रबर में भी, रबर में हम सल्फर ऐड करते हैं टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। तो आपने रबर देखा मिलाने वाला, हेयर बैंड की भी रबर देखी, और टायर का भी रबर देखा, टायर का रबर कितना मजबूत होता है ना, मजबूत। और हेयर बैंड का रबर कैसा होता है, नाजुक सा, ऐसे खींचो टूट जाता है। आपने रबर का भी देखा होगा मिटाने वाला, चाकू से काटो कट जाता है,
पर आजकल ऐसे टायर आ गए जिसमें आप चाकू को लगाओ या बुलेट मार दो, बुलेट प्रूफ भी आता है आजकल तो टायर, तो उसमें क्या करते हैं रबर के साथ क्या ऐड कर देते हैं, सल्फर। क्या ऐड करते हैं, सल्फर। इसी प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। पर ये चैप्टर आपके पॉलीमर्स में था, पर पॉलीमर चैप्टर आपको क्या हो गया, डिलीटेड हो गया, नहीं तो हमको पढ़ना पड़ता। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और नियोप्रीन, आइसोप्रीन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेरेट, ये 5 चीजें हमको पढ़ना रहता है। तो चैप्टर आपका क्या है वो डिलीट हो गया, इस साल हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, और इसका मतलब समझ आ गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो काम की चीज उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा। आगे समझे, ठीक है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, बीच में मेरे पास कौन सी लेयर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, और यहाँ पर आपका एक सॉल्यूशन है, और यहाँ पर ज्यादा सॉल्यूशन है। चलो यहाँ पे ज्यादा रख देते हैं, यहाँ कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन नंबर ए है, यहाँ सॉल्यूशन नंबर बी है। अब यहाँ देखो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ मूव करेंगे, सॉल्यूशन बी में। कब तक, जब दोनों की इक्वल स्टेट में आ जाए। दोनों का इक्वल स्टेट क्या है ना, बराबर आ जाए। इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं आएगा तब तक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते रहेंगे, और जैसे ही 50-50 दोनों में हो गए फिर पार्टिकल्स होंगे मूव, दोनों में तो बराबर ही है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, अगर सपोज मैं यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, यहाँ के लिक्विड को प्रेशर से दबा रहा हूँ, तो क्या होगा, जो भी यहाँ के पार्टिकल्स जो मूव होने वाले थे कौन से, सॉल्वेंट के, क्या वो मूव हो पाएंगे, नहीं। अब मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा तो यहाँ के पार्टिकल्स वापस चले आएंगे। इसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसी को, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पाई से। ये होता है आपका कैपिटल पाई। आपने जो अभी तक पाई यूज किया ये वाला, ये होता है स्मॉल पाई। ये क्या होता है आपका स्मॉल पाई, ये क्या होता है आपका कैपिटल पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पाई, व्हिच इज इक्वल टू, जो कैपिटल पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मोलैरिटी। किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैरिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे किससे, सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो पहले चीज हमने सीखी ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपके मोलैरिटी। ठीक है, दूसरा ये जो पाई है और किस चीज पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सी तो हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी। आर हमारा होता है गैस कांस्टेंट, आर क्या होता है हमारा गैस कांस्टेंट, और टी क्या होता है हमारा टेंपरेचर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, कैपिटल पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है आपका मोलैरिटी, आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट, टी क्या है आपका टेंपरेचर। अब हमको पता है कि जो मोलैरिटी है ये क्या होता है N2 अपॉन V, नंबर ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल सॉल्यूशन। इसको मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो कैपिटल पाई इज इक्वल टू क्या होगा N2 बाय V इनटू R इनटू T। तो कभी-कभी ये फार्मूला भी यूज हो जाता है, कभी-कभी ये फार्मूला भी आपका यूज हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और इसमें डिफरेंस समझना है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे कोई किसी की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं वो, सॉल्वेंट की। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किसके, सॉल्वेंट के, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन वाया, वाया मतलब होता है के द्वारा, वाया मतलब क्या होता है के द्वारा, वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आगे समझें, तो मूवमेंट्स आपके भी सॉल्वेंट के पार्टिकल पास करेंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, पर रीजन बीच में क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक्चुअली ये होती कैसी है, आपकी पतली सी, आपने देखा स्किन, अपनी स्किन ले लो वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एनिमल की स्किन ले लो वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे सपोज फिल्टर पेपर का एग्जांपल ले लो। आपने फिल्टर पेपर का सॉल्यूशन दिया, उसमें केमिकल डाल दिया, तो ऊपर क्या होगा, जो भी फिल्टर पेपर होगा काम के केमिकल को नीचे करेगा, ऊपर क्या कर देगा, एक चीज को रोक देगा, तो वो भी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आया समझ। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिसमें आपके फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर देगा, रोक देगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर देगा, रोक देगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पाई से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैरिटी के, और किसके, गैस कांस्टेंट के और टेंपरेचर के। तो कैपिटल पाई इज इक्वल टू क्या होता है, C into R into T, वेयर C क्या है आपका मोलैरिटी, जो होता है नंबर ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं N2 अपॉन V। तो आपका पाई जो हो गया वो क्या हो गया आपका N2 by V into R into T। अब ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जो है आपके, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये 3 टाइप के, ये कितने टाइप के, 3, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। कितने टाइप के, 3, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तब हम इस पर बात करेंगे।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन ठीक है, तीन सॉल्यूशन है आपके पास, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी क्लास 9 में पढ़ लिया, और चलो क्विक रिकैप करते हैं। अब देखो, सपोज आप एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, चलो मैं मेडिकल फील्ड से, तो मेडिकल का एग्जांपल ठीक है, आपको उसको अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा। आपने देखा सपोज कोई ह्यूमन बॉडी लेटी हुई है, कोई ह्यूमन बॉडी ऐसे लेटी हुई है बेड पे, और इसको सलाइन लगी है। इसको क्या लगी है? सलाइन लगी है, ठीक है। सलाइन लगती है कैसे? सॉल्ट वाटर की। कैसे लगती है? सॉल्ट वाटर की। तो सपोज आपके जो ब्लड सेल, ये आपका ब्लड सेल है, ब्लड के सेल के अंदर में क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा मतलब फ्लूइड। क्या है? प्लाज्मा मतलब फ्लूइड। आपको बुक में इसी एग्जांपल समझाया है, ठीक है। तो आपने आपको बॉटल लगा है, तो अब मैं जो बॉटल लगा रहा हूं उसकी कंसंट्रेशन में फर्क है पूरा। अगर सपोज मैंने कम लगा दिया तो ये बॉडी का फ्लूइड कहां जाना चालू कर देगा? बाहर, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन कम ज्यादा है और मेरे फ्लूइड में क्या होगा? कम। किसका? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट मेरा क्या है? यहाँ पे लिक्विड है, तो सॉल्वेंट फर्क पड़ रहा है? नहीं, वो किस पे बोलेगा? मेरा सॉलिड। ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर मैंने जो बोतल लगाई उसका कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो गया, उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? ऊपर नीचे हो गया, तो मूवमेंट या तो मेरे सेल के अंदर से बाहर आना चालू करेगा, या तो क्या होगा? सेल के अंदर जाएगा। सपोज अगर मेरा लिक्विड सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। सेल का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। अगर सपोज लिक्विड सेल के बाहर निकल, तो सेल का साइज क्या हो गया? श्रिंक हो गया, छोटा हो गया। तो ऐसा कर सकते हो क्या? सेल के साइज को बड़ा कर सकते, सेल के साइज को छोटा कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए मुझे ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसके जैसे बराबर हो? मेरे बॉडी के फ्लूइड के बराबर। इसका कंसंट्रेशन किसके बराबर हो? मेरे बॉडी के फ्लूइड के बराबर हो, क्योंकि ना ही लिक्विड अंदर जाए ना ही लिक्विड बाहर आए। जो मैं केमिकल पहुंचा रहा हूं वो वेन्स के थ्रू चले जाए। तो ये सॉल्यूशन हमारा होता है 0.9% सॉल्यूशन होता है। कितना? 0.9% सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि अगर मैं 1000 लीटर लूं तो 0.9 ग्राम का मेरा क्या होगा? 9 ग्राम का क्या होगा? सॉल्ट होगा। क्या होगा? सॉल्ट होगा। ठीक है। तो ये किसका है? आपका, ये है आपका सलाइन सॉल्यूशन। ये क्या है आपका? सलाइन सॉल्यूशन। आया समझ में? तो ये जो आपकी बॉटल जो आप लगाते हैं उसमें कितना परसेंटेज रहता है? 0.9 सलाइन वाटर। कितना रहता है? 0.9। क्यों? क्योंकि यही आपकी बॉडी का जो सेल है, फ्लूइड है, उसका कंसंट्रेशन भी कितना है? यही है। अगर आपने इससे ज्यादा कर दिया, सपोज इसको 11 कर दिया, आपने क्या कर दिया? इसको 11 कर दिया। सपोज 0.9 है तो आपने कर दिया 1.1 कंसंट्रेशन। क्या कर दिया आपने? 1.1 कंसंट्रेशन। तो आपका जो सलाइन वाटर है वो किसके अंदर जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, और सेल का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और अगर सपोज आपने इसको कम कर दिया, इसने आपको लेके आ गया 7 पे, 0.7% पे, तो अब सेल के अंदर का फ्लूइड कहां से निकलेगा? बाहर निकल जाएगा। तो सेल आपकी क्या हो जाएगी? श्रिंक। एक कंडीशन में सेल आपकी बड़ी हो रही है और एक कंडीशन में सेल क्या हो रही है आपकी? कम। ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसे में आपको डिसीज हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी के सेल कभी भी आप बढ़ा रहे हो और क्या कर रहे हो? कम। तो मुझे क्या करना है? कांस्टेंट मेंटेन करना है, जो स्टेट गॉड ने दिया है उतना ही। तो मुझे कितना कंसंट्रेशन लेके जाना पड़ेगा? सेम कंसंट्रेशन लेके जाना पड़ेगा मुझे जितना मेरे फ्लूइड का है। इसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। जब आपका सॉलिड जो डिसॉल्व्ड है उसका कंसंट्रेशन सेम टू सेम है किसके साथ? आपके लिक्विड के सॉल्यूशन के साथ, तब उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। अब ये वर्ड आपको पता है हाइपर। हाइपर मतलब बोलते हैं ना, कभी-कभी हाइपर मत होएगा, जल्दीबाजी में गुस्सा मत किया कर। तो हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। जब आपका सलाइन का परसेंटेज ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसका परसेंटेज कम होगा उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। तो आइसो मतलब क्या होता है? सेम। हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपो मतलब क्या होता है? कम। आगे सर में किसी को भी डाउट है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक। ठीक है। इसकी थ्योरी हम लिखेंगे और बस इसके बाद लास्ट टॉपिक रह गया रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब इसमें क्या करेंगे? अपन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को अपन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन पे ले जाएंगे, पर एक कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। एक कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। सपोज मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल समझाता हूं। सपोज आपके ऊपर की टंकी भर गई पानी की, पानी की टंकी क्या हो गई? भर गई। तो बताओ ऊपर से पानी को ग्राउंड पे आने के लिए भी प्रेशर लगाना पड़ता है क्या?
नहीं, क्योंकि वो तो अर्थ की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपने थर्ड मंजिल से आपने टंकी खोल दी तो पानी ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, क्योंकि पानी की तो प्रॉपर्टी है ना भाई, वो फ्लो करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहाँ पे आएगा, नीचे। ठीक है, हॉलीवुड वाली मूवीज में बोल देता है पानी ऊपर जाता है, ये तो कॉन्सेप्ट है। अगर मुझको नीचे टाके का पानी या कुएं का पानी या ट्यूबवेल का पानी मेरे को ऊपर लेके जाना है, फिर कैसे लेके जाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ मोटर। तो अपन ने प्रेशर या कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मेरा पार्ट मैंने डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज, नीचे से कहां लेके चला गया मैं, ऊपर। तो वैसे ही अगर मुझे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से काम करना है हाई कंसंट्रेशन पे तो जा सकते हैं, पर मेरे को कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो वही हमको पढ़ना है कल के टॉपिक में, क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे कल का लास्ट टॉपिक है। आया समझ में? तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से भी हाई कंसंट्रेशन पे जा सकता है, पर हमको कोई ना कोई प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट रिवर्स ऑस्मोसिस। किसी को कोई डाउट है, एनीवन? तो जो हैंडआउट है आपके 22, ठीक है, तो 2013 से लेके 2022 तक पूरे आईएमपी क्वेश्चन, जो आईएमपी मतलब पूरे क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन को मैंने बार-बार नहीं लिखा, जैसे सपोज आइडियल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस 3-4 बार आया, तो मैंने बस एक ही बार लिख दिया, बार-बार नहीं लिखा। मैंने बोला हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है, वो भी 3-4 बार आ चुका है, वो मैंने नहीं लिखा। कोलेजन की प्रॉपर्टी कई बार आई, तो इसको मैंने नहीं लिखा, एक बार लिख दिया बस, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स भी है उसमें, असेसर रीजनिंग भी है और वन वर्ड के क्वेश्चन भी है। तो ये हैंडआउट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, 7 पेज के, ठीक है। स्टेट बोर्ड में आपका हैंडआउट दे दूंगा पर्सनली, वो बना रखा है पहले से, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, इनका बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो ऑस्मोसिस।